गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं। माफ़ी चाहता हूं कि आपको वीडियो कंटिन्यू नहीं मिल पाई और आशा करते हैं कि आप आज के बाद आपको कंटिन्यू वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने उन सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो या एसएससी जीडी हो या यूपी एसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछी जाती हो। और ख़ासतौर यूपी एसआई के लिए संविधान से 18 से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? ऑप्शन नंबर ए है 321, बी है आर्टिकल 322, सी है आर्टिकल 323 या डी है आर्टिकल 324। चार ऑप्शन दी हैं आपके स्क्रीन पे और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस अनुच्छेद में भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही होगा। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है वह भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन है। यह आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा, प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन, तो सुकुमार सेन थे। और अभी अगर करंट का पूछता है तो अभी करंट में कौन सा है? सुशील चंद्रा हैं। और ये कौथे हैं? ये 25वें हैं। ये भी पूछता है कि जो वर्तमान में सुशील चंद्रा भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो कौन से नंबर के हैं? अगर कठिन पूछना होता है एग्जामिनर को तो ये क्वेश्चन पूछेगा। तो अब क्या बताएंगे? अभी सुशील कुमार चंद्रा हैं और यह हमारे 24वें हैं। और ये पूछता है कि हमारा जो चुनाव आयोग है बहुसदस्यीय है या एक सदस्यीय है? तो अभी जो हमारा चुनाव आयोग वो बहुसदस्यीय होता है। और कितने सदस्य होते हैं? इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 2 उपाध्यक्ष होते हैं, यानी 2 सदस्य होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए, एक कॉलेजियम जिसमें राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और महान्यायवादी शामिल होते हैं। बी, एक कॉलेजियम जिसमें राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, निर्गामी, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं। सी है राष्ट्रपति या डी है संसद। तो आपको बताना है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 324 में है उसको कौन करता है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको चूज करना है। तो
इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति जो है वह मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं तो क्या बताएंगे? जो हमारे पीएम हैं, प्रधानमंत्री, उनकी भी नियुक्ति करते हैं। जो हमारे महान्यायवादी हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं। कैग की करते हैं, सीएजी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो ये सभी की नियुक्तियां हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सॉरी, ये तो हो गया ना हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? ए, लोकसभा का, बी, राज्यसभा का, सी, राष्ट्रपति का, या डी, स्थानीय निकायों का। तो 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो चुनाव है वह भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करता, अन्य कोई निर्वाचन आयोग करता है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, उसके आंसर आपको बताने हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा, ये भी सही है। बी, राज्यसभा, ये भी सही है। और सी, राष्ट्रपति। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग करता है। और पूछा कि कौन नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा। स्थानीय निकायों का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग नहीं करता, बट इसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। जैसे होता है ग्राम पंचायत का चुनाव, पंचायत समिति का चुनाव, जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत का चुनाव, तो वह स्थानीय निकायों का चुनाव जो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और जैसे कि इसमें है, और जैसे लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा दिया है, और विधानसभा, सभी विधानसभा का भी, जो हमारी विधानसभा है उसका भी चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्न में से कौन सा सच है? पी, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है तो संसद को उस राज्य के संबंध में राज्य सूची में दिए गए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होता है। अगला है, राष्ट्रपति शासन के तहत किसी राज्य में संसद द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी प्रभावशाली रहता है। तो इन दोनों ऑप्शन जैसा कि आप देख लें, पहला ऑप्शन यह है और दूसरा ऑप्शन यह है। आपको बताना है कि इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट होगा। दोनों होगा या दोनों नहीं होगा, या एक होगा या दो होगा। आपको स्क्रीन पे जो कूट दिखाई दे रहे हैं उस कूट में से आपको चूज करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वह बेटर होगा, यानी वह सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए और पी और क्यू दोनों, यानी पी और क्यू जो है वह दोनों सही है। यानी राष्ट्रपति शासन जो होता है वह प्रभावशाली रहता है राष्ट्रपति शासन हटने के बाद। कानून जो राष्ट्रपति शासन में बनाया जाता है वह राष्ट्रपति शासन हटने के बाद भी प्रभावशाली रहता है। अभी आप लोग यूपी की अगर तैयारी कर रहे हैं, यूपी की किसी भी परीक्षा की, तो आपको याद होना चाहिए जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो बने हैं, मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वह संजय यादव बने हैं। कौन बना है?
संजय यादव को बनाया गया है। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन ये पूछेगा 100% पूछेगा कि अभी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो संजय यादव, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। बी, राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। केवल ए, केवल बी, या ए और बी दोनों, या ए और बी दोनों नहीं। तो कौन सा सही होगा? राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में जिसका वर्णन 356 में है, अनुच्छेद 356 में, उसके बारे में नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कौन सा जो होगा वह सही होगा? इसका टिक करें। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है, जो 356 के माध्यम से लगता है। और राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है, ये भी सही है। हाँ, यह है कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य में जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर कानून राज्य सरकार, केंद्र सरकार बना सकती है, यानी संघ सरकार उसमें राज्य सूची के विषय पे जितने भी हैं वो कानून बना सकती है। बट ये अनुमोदन अनिवार्य नहीं है कि राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। हाँ, लगता है उन्हीं के माध्यम से, प्रत्यक्ष नहीं, और प्रत्यक्ष उन्हीं के माध्यम से। संविधान में इसका वर्णन नहीं है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी का राज्यपाल हर राज्यों में होता है, क्योंकि राज्यपाल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है 153 के माध्यम से। तो इसमें यही है कि अप्रत्यक्ष रूप से शासन केंद्र सरकार का ही होता है। तो जो केंद्र सरकार कहेगी, और राष्ट्रपति भी केंद्र सरकार का होता है, संविधान में तो नहीं लिखा गया है लेकिन वास्तविक वही होता है। यानी जब चाहें तब वो उसका राष्ट्रपति शासन लगवा सकते हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड में लगवाया गया था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। यानी अगर आप उसको संविधान लगा सकते हैं, जो राष्ट्रपति शासन है वो 356 के माध्यम से लगा सकते हैं किसी राज्य में, लेकिन उसका पुनर्वलोकन जो है, न्यायिक पुनर्वलोकन जो है वह सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, यह होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में डैश शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। क्या है आपको बताना है। ए, राज्यपाल शासन, बी, आपातकाल, सी, राष्ट्रपति शासन, या डी, कर्फ्यू। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन होगा वह सही होगा। और आपको यह जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले ही हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया था कि अनुच्छेद 356 में क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति शासन। भारतीय गणराज्य में 356 का जो अनुच्छेद है उसमें राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, या डी, राष्ट्रपति। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट, यानी जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है उस वहाँ का जो राज्य का जो बजट होता है वो किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? 4 ऑप्शन है, लोकसभा, राज्यसभा,
राज्यपाल और राष्ट्रपति। तो कौन सा ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट होगा, तो आपको उसको चूज करना है। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा। अभी हमने बताया था ना कि अगर कहीं पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उसका जो कानून है राज्य सूची पे कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाता है ना। तो केंद्र सरकार किसके अधीन होता है? लोकसभा के। लोकसभा में ही पूर्ण बहुमत के दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है ना। तो वही है, तो यानी लोकसभा के ही समक्ष जो उसका राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी है कनाडा, सी है ऑस्ट्रेलिया या डी है यूएसए। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको चार ऑप्शन में चारों से बताना है। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको ये तो बताना ही है कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, और आपको ये भी बताना है कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से उससे क्या लिया गया है। इसका जो आंसर होगा वो तो आपका ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जैसा दिया है कि ए जापान, तो जापान से क्या लिया गया है? विधि के सम्यक प्रक्रिया। विधि के सम्यक प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? वो हमारा जापान से ली गई है। कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय संविधान। संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? वो हमारी कनाडा से ली गई है। और यूएसए से क्या लिया गया है? मूलभूत अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? वो हमारा यूएसए से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी जो वर्तमान में भारत में अनुसूचियां वो कितनी हैं? इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 12। अभी जो है भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लिखित है। किस सूची में यह उल्लेख है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची किस अनुसूची में है? आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। अगर आप थोड़ा पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लिख सकते हैं या बता सकते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी पहली अनुसूची। जो पहली अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्य शासित प्रदेशों की सूची है। और दूसरी में क्या है? दूसरी में वो अधिकारी आते हैं। अधिकारी आते हैं जो इस राज्य को काम करने के लिए चलाने होते हैं, वो अधिकारी आते हैं। तीसरी में क्या है? तीसरी में शपथ है। चौथी में क्या है? चौथी में राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। राज्य में राज्यसभा सीटों का जो बंटवारा है वह चौथी में है। तो ये भी याद रखिएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गईं? ऑप्शन नंबर ए है, आपको ये ब्लर दिखाई दे रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ए है, आगे क्वेश्चन आपको साफ दिखाई देंगे, अंग्रेजी, सिंधी, मराठी, संस्कृत। बी है संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी। सी है सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। या डी है मराठी, उड़िया, कोंकणी, नेपाली। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी जो है वह बाद में जोड़ी गई। यानी 8वीं अनुसूची में जो हमारे शुरुआत में थी वह 14 भाषाएं थीं और जो 8 भाषाएं हैं वो बाद में जोड़ी गई। तो आपको बताना है कि कौन कौन से संविधान संशोधन से वह जोड़े गए हैं और आपको ये भी बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें जैसा कि देखिए आपको दिया है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी तो हमारे पहले से ही है। ये दिया सिंधी, तो सिंधी हो सकता है इसकी, सिंधी बाद में जोड़ी गई। मराठी, ये संस्कृत दिया है, तो संस्कृत भी पहले से थी, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। अगला दिया है संस्कृत, संस्कृत पहले से थी, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी दिया है सिंधी, फिर दिया है कोंकणी, फिर दिया है मणिपुरी, फिर दिया है नेपाली। ये दिया है ना आपको ऑप्शन, तो इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिखाई दे रहा है वह सही होगा, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। यह जो हमारी है वो 8वीं अनुसूची में जोड़ी, 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उसको बाद में जोड़ी गई। पहले तो 14 थी, 14 के बाद जोड़ी गई। सिंधी कब जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन 1967 में ये हमारा जोड़ी गया सिंधी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया नमक, यानी नमक मिस नेपाली, यम मिस मणिपुरी, अको मिस कोंकणी। यानी नेपाली, मणिपुर को कोंकणी जो है वो हमारा 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और 92 संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। याद रखने का ट्रिक है, महेंद्र सिंह धोनी जैसे होगा ना, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, क्या होगा ये आपको याद रखना है। जैसे डोंगरी हो गई, ये तो बाद में बोली, संथाली हो गई, और क्या है, यम से क्या होगा? तो ये आपको याद रखने का ट्रिक है, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। ये आपका लास्ट में जोड़ा गया था, क्योंकि मणिपुरी तो इधर जोड़ी गई नमक से, और महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला इधर जोड़ दिया गया, संथाली, डोगरी और इसका मणिपुरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1980, बी है 1989, सी है 1990 या डी है 1992। तो आपको बताना है कि जो अल्पसंख्यक आयोग है उसका गठन किस वर्ष किया गया। 4 ऑप्शन है स्क्रीन पे, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर जो डी है उसका सही हो जाएगा, 1992 में अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ऑप्शन नंबर ए है यूएसए, बी है यूके, सी है पाकिस्तान या डी है भारत। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वह सही है। अलिखित संविधान किस देश का है?
अलिखित संविधान जो है ऑप्शन नंबर बी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। आप यूके का मतलब उत्तराखंड मत समझ लीजिएगा, यूके मतलब हो गया ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, यानी उसका लिखित वर्णन नहीं है। जैसा पहला दिया है यूएसए, तो जो यूएसए है इसका लिखित संविधान है। प्रथम लिखित संविधान जो है वह यूएसए का ही है। सी पाकिस्तान का भी लिखित संविधान है और डी भारत का भी लिखित संविधान है, यानी भारत का तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर ये पूछता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है तो भारत हो जाएगा। अगर पूछता है कि सबसे पहले लिखित संविधान किसका है तो यूएसए का हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए है वेवेल प्लान, बी है क्रिप्स मिशन, सी है अगस्त ऑफर या डी है कैबिनेट मिशन। तो आपको ये चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वह आपका सही होगा। तो भारत का संविधान सभा है वह किसके कहने पर इसका निर्माण किया गया था? चार ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वह सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कब आया था? 1946 में। और क्रिप्स मिशन कब आया था? 1940 में। और अगस्त मिशन 1942 में। ये याद रखिएगा क्योंकि ये भी आता है, क्रम भी आप लोग को लगाने के लिए आता है। जो आपका पेपर है उसमें क्रम लगाने के लिए भी आता है, तो यह भी याद रखिएगा। ये डायरेक्टली अगर दे दिया कि क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन, इसको क्रम वाइज लगिए, क्रम वाइज लगाइए, यानी घटते से बढ़ते क्रम में, घटते से बढ़ते क्रम में। तो क्या होगा? तो आपको लगाने आएगा, इसका सन मालूम हुआ तभी लगा पाएंगे ना, तो ये आपको याद रखना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए, यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। बी, इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से दो नए एवं पूर्णतः संप्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करना। आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है। दोनों सही है, दोनों नहीं सही है, या एक सही है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। आप देख रहे होंगे कि यूपीएसआई लिखा हुआ है, यानी यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और किसी भी परीक्षा की तैयारी करने और उसमें सफल होने का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सूत्र क्या होता है कि उस पेपर में आए पिछले 4 से 5 वर्षों के जो पेपर हैं उसको एनालिसिस करना, उसको देखना, उसको पढ़ना और उसको प्रैक्टिस में करना। और संविधान के क्वेश्चन तो वही रिपीट होते हैं, लैंग्वेज चेंज हो सकती हैं और क्वेश्चन ही वही रिपीट होते हैं। लैंग्वेज भी छोड़िए, क्वेश्चन भी वही रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप 2017 की जो परीक्षा हुई उसका पूरा पेपर हल करें, जैसा कि इस वीडियो में आपको कराया जा रहा है, इस चैनल पे आपको कराया जा रहा है। तो उसका पूरा का पूरा जो पेपर है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो या आपका जीएस हो, इस सब भी करना है। अभी तो आपको हिंदी और जीएस कराए जा रहे हैं, आपको मैथ के भी कराए जाएंगे, आपको
रीजनिंग के भी इसी चैनल पे कराए जाएंगे, तो वो भी आप याद रखिएगा। इसका ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है बी एन राव, या डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। यानी संविधान सभा का अध्यक्ष तो पूछा ही है, आपको ये भी बताना है कि इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन था और किस डेट को था, ये भी आपको बताना है। क्योंकि एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन आपको तैयार हों। एक क्वेश्चन दिया हो, एक क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वह तैयार हो जाए, ये आपको देखना है। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक में वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगर पूछता है कि भारतीय संविधान के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है कि डॉक्टर सच्चिदानंद। ये अगर पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब भी डॉक्टर क्या बोलते हैं सच्चिदानंद थे। अगर पूछता है कि सेकंड अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह देखना है कि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं और उसकी डेट भी पूछ सकती है कि प्रथम बैठक संविधान सभा की कब हुई थी, तो आपको बताना है 9 दिसंबर 1946 और द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946। जैसा दिया है कि इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसमें दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो जैसा कि ऑप्शन दिया है आपका ए, यह किस समिति के अध्यक्ष थे? यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किस समिति के? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सी दिया है डॉक्टर बी एन राव। बी एन राव क्या थे? ये हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार कौन था? बी एन राव। डी दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह कौन थे? यह संघ समिति के अध्यक्ष थे। जो संघ समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने ही लाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है 257। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930 या डी 26 नवंबर 1950। तो पूर्ण संपूर्ण लोकतांत्रिक कब बना, यानी संविधान को कब एकांकित किया गया था? पहले तो यह होगा कि संपूर्ण लोकतांत्रिक जो संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ऑप्शन। तो ये तो ऑप्शन है नहीं इसमें, तो आपको देखना है कि कब, मतलब अंगीकृत कब किया गया था, संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी 26 नवंबर 1949 को संपूर्ण लोकतांत्रिक गणतंत्र बना। इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। वैसे जो पूर्ण आंसर है इसका वह 1950 है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? ए
3 बार, बी 2 बार, सी 1 बार, डी संशोधन नहीं किया गया है। और किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया ये भी आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो चूज करना है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1 बार। प्रस्तावना यानी उद्देशिका में केवल 1 बार संविधान संशोधन किया गया। और कौन सा संविधान संशोधन था? वह 42वां संविधान संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था इंदिरा गांधी के समय, जिसमें आपको क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और सोशलिस्ट यानी सामाजिक, यह सब आपको जो है उसमें आपको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और सोशलिस्ट, ये आपको जोड़ा गया था 42वां संविधान 1976 में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ए परिसंघ कल्प, बी एकात्मक, सी राज्यों का संघ या डी परिसंघ। तो आपको 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि जो कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही होगा। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी राज्यों का संघ। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका सही होगा, राज्यों का संघ। और आपको ये देखना है, और ये जो अनुसूचियां हैं 1 से 12 वो तो आपको याद करनी ही करनी है। करेक्टली हम पूरी ज़बान पे होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन आए तुरंत आप ज़बान पे तुरंत लगाएं, फट आगे बढ़ें, क्योंकि समय की वहाँ पे कीमत होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है। भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? ए 5, बी 7, सी 9 या डी 6। अगर उस समय पूछा गया था उसके हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सी होगा 9। लेकिन अभी कितने हैं? अभी 8 है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो राज्य है हमारा, उसको जम्मू कश्मीर कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, हमारा जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार और दीव नागर हवेली, जो दादर नागर हवेली है, वो सब एक हो गए। यानी अंडमान और निकोबार अलग था, उसको एक कर दिया गया, और दादर नगर हवेली को भी एक कर दिया गया है। तो अभी 8 हैं। और राज्य पूछे तो राज्य भी 8 हैं। क्यों? क्योंकि 29 राज्य तो थे, बट किसको हटाया गया? जम्मू एंड कश्मीर को 2 बनाया गया ना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनिटेड यूटी हो गई हैं हमारी, यानी संघ शासित राज्य हो गए हैं। तो अभी हम अगर पूछें तो 8 हमारे क्या हैं? 8 हमारे संघ शासित राज्य हैं और हमारे 28 राज्य हैं, ये याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत संघ में कितने राज्य हैं? ए 28, बी 27, सी 30, डी 29। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन मैंने पहले ही बता दिया, तो ऑप्शन आपको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए है, 28 राज्य सही हैं। तो ये रहे आपके आज के क्वेश्चन। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे या फेसबुक पे आप अपने इसको शेयर करें। अपने फेसबुक आइकन पे इसको लगाएं, स्टोरी जो होती है उस पर लगाएं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप भरोसा रखें कि जो आपके जीएस और हिंदी हैं इसमें आप 100% क्वेश्चन करके आएंगे। अगर 80 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग 60 से 65 से ऊपर यानी 70 लगभग क्वेश्चन आप करके आएंगे। करेक्टली 70 क्वेश्चन करके आएंगे। तो आप अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसका
चैनल से बने रहें और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करें जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस, हिंदी या मैथ, रीजनिंग आता है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और सेफ रहिएगा, क्योंकि कोरोना जो है बहुत ही भयानक रूप जो है वह धारण कर चुका है। तो आप घर पे रहें, सेफ रहें जब तक जो है इसकी यह कोरोना जो है कम नहीं हो जाता। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद दोस्तों।